Assalamu alaikum students, welcome once again in our physics class. I hope you all are good and fine. So as you know guys, we are studying chapter number 2 of first year physics, and we are going to start this class with a new topic of chapter number 2, which is resolution of vector. Before going to start this class, let's discuss some previous topics, alright, because as you know this is the best way to start new class, alright. तो पहले हम लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन और कुछ पिछले टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है ताकि आपको थोड़ा सा क्लास कंटिन्यूटी में जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर की एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक डिस्कस किया था, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जांपल भी जो है वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दी थी, और आप लोगों को एक जो है प्रॉब्लम नंबर 2.12 पेज नंबर 52 पे, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को वो होमवर्क में दी थी, और आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर ली होगी, और उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। अगर किसी को उसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या जो है कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग जो है वो जो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, किस तरह से आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। आप मुझे सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये सही किया नहीं किया, और अदरवाइज़ आप लोग जो है वो बुक में आंसर भी है क्वेश्चन के नीचे, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने सॉल्यूशन सही किया है नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसके लिए आप जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और जो है वो आप लोग जो है उससे ये पता लग जाएगा कि आप लोग ने सॉल्यूशन सही किया या नहीं किया है, ऑलराइट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, न्यू टॉपिक है। एक हमारा टॉपिक अभी रहता है, वो हमने बताया डिस्कस किया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा टॉपिक है, थर्ड टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, विच इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये थर्ड टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, इसको हमने डिस्कस करना है, इसको हमने पढ़ना है, लेकिन हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, उसके बाद फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो थर्ड टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एक वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस में जो है सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जेड एक्सिस के लिए 3D स्क्रीन चाहिए पढ़ने के लिए, इस वजह से सिर्फ दो कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करते हैं। अदरवाइज हम तीन कंपोनेंट्स में भी उसको ब्रेक, किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच it is a process in which a single vector it is a process in which a single vector is distributed or splitted into two or more than two components. A single vector is distributed or splitted into two or more than two components, all right. A single vector is distributed or splitted into two और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है बेटे। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम एक वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में। तो फिलहाल क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस को ही स्टडी करेंगे, तो इस वजह से सिर्फ हम दो कंपोनेंट्स में जो है वो उसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस क्या है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद फिर उस डायग्राम से जो है वो हम उसको जब उस ब्रेक करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उन कंपोनेंट्स के और रिजल्टेंट के फिर रिलेशन भी उनके अकॉर्डिंग ड्राइव करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके पास जो है वो 4 नंबर का सवाल आ सकता है, जिसके अंदर आपने जो है वो 4 रिलेशन ड्राइव करने होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसी तरह रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद फिर रिजल्टेंट का एंगल जो है उसका भी रिलेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइव करना होगा। तो ये कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस है, ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम में आपने ग्राफिकली बताना है, ग्राफिकली प्रूव करना है कि एक सिंगल वेक्टर को हम किस तरह से जो है वो ब्रेक करते हैं, किस तरह से दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको जो है मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, उनके अलग अलग रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, ठीक है बेटे।
तो डायग्राम के हिट डाल दिएगा। ये आपने एक्स और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे बना लिया। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें आपके पास एक वेक्टर है, सिंगल वेक्टर, जिसको यहाँ पे आपने वेक्टर ए का नाम दे दिया। ठीक है, एक वेक्टर आपने एज्यूम किया और इसको आपने यहाँ पे वेक्टर ए का नाम दे दिया, जो बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वेक्टर ए यहाँ पे बना हुआ है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो दो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे दो एक्सिस आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि वेक्टर ए है, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। तो वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपने एक कंपोनेंट बना लिया और इसको नाम दे देंगे ए एक्स का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आपने जो है वो इसका एक कंपोनेंट बनाना है और आपने यहाँ पे नाम दे दिया इसको ए वाई का। ठीक है, तो वेक्टर ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दो अलग अलग कंपोनेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास दो कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई आ गए। ये हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो आगे जाके आप एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि एक फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस, आपने उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, तो फोर्स अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो उसका कुछ पार्ट, मतलब फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में भी अप्लाई हो रहा होगा, कुछ कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस में भी। तो इस तरह से आपने उसको ब्रेक कर लिया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो उसका कंपोनेंट है उसको यहाँ पे अगर आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, तो उसको ए एक्स, अगर फोर्स होती है यहाँ पे एफ तो उसके लिए एफ एक्स यूज़ करते। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए है तो उसका जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स हो गया, और इसी तरह जो उसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट है उसको आपने यहाँ पे ए वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई वेक्टर्स को एज अ फ्री वेक्टर हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को एज अ फ्री वेक्टर हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। जो आपने ए वाई बनाया वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट, इसको एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके जाएंगे। और इसको मूव कराते हुए आगे लेके गए और यहाँ पे ए एक्स के हेड से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ए वाई की टेल को ए एक्स के हेड से ज्वाइन कर दिया तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। सही है, और इनके बिटवीन जो एंगल है, मतलब वेक्टर ए का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको आपने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, थीटा। उसको आपने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपके हैं वेक्टर ए का एक्सिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वेक्टर ए जो है उसका आपने यहाँ पे एंगल जो है वो क्या करा, फाइंड करा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको यहाँ पे क्या नाम दे दिया, थीटा का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ए एक्स और ए वाई जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, ए एक्स और ए वाई, ये जो ए एक्स और ए वाई हैं ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ए एक्स और ए वाई क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्यों, क्योंकि अगर ए वाई को मूव कराते हुए आगे लेके गए, ठीक है, इसी तरह अगर ए एक्स को मूव कराते हुए आगे ले जाएं, ए एक्स को मूव कराते हुए आगे ले जाएं और ए वाई के हेड से ज्वाइन कर दिए तो आपके पास एक आपके पास जो है वो रेक्टेंगल जो है वो एक पूरी रेक्टेंगुलर शेप जो है फॉर्म हो जाती है। इस वजह से इसको ए एक्स और ए वाई को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। इस वजह से यहाँ पे ए एक्स और ए वाई को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। और अगर सिर्फ यहाँ पे ए एक्स की बात करते हैं कि ए एक्स जो है वो क्या कहलाता है भाई, तो ए एक्स कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
ए एक्स क्या कहलाता है बेटे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वाई क्या कहलाता है, ए वाई कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बेटे। इसी तरह ए एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और इसी तरह ए एक्स को एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ए वाई को वर्टिकल कंपोनेंट, और ए वाई को वर्टिकल कंपोनेंट का नाम दे रहे हैं तो ए वाई को वाई कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट्स में उसके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए एक्स और ए वाई को इधर फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, क्योंकि वेक्टर ए और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा, तो उससे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जिससे आपने जो है वो यहाँ पे रिलेशन को ड्राइव करना है और रिलेशन ड्राइव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ए एक्स और ए वाई क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ए एक्स को भी एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो फॉर्म हो सकती है, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ए एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई को वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इनके रिलेशन जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए एक्स को, इस ए एक्स को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है फॉर्म हो, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप जो है वो इनके रिलेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव कर सकें। तो अब ज़रा देखिएगा, रेजोल्यूशन वेक्टर में आपने एक वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में, उससे आपके पास जो है आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई। ये क्या है, एंगल है, ठीक है। ये जो आपके पास वेक्टर है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है बेटे, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए एक्स और ए वाई का जो रिजल्ट है वो आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए कि ए एक्स आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों के रिलेशन तो आपको फाइंड करना ही है। उसके बाद ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका भी यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड का रिलेशन फाइंड करना है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका एंगल क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी आपने यहाँ पे जो है वो क्या करना होगा, ड्राइव करना होगा। तो आइए ज़रा चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। और रिलेशन जो है वो आप ड्राइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, मींस ए एक्स की, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं, उसका रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए एक्स की बात हो रही है। बेटे याद रखिएगा ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसी तरह एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये आपके पास 90 डिग्री और एंगल जिस साइड पे होता है उस साइड को क्या कहते हैं बेटे, बेस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये क्या कहलाती है बेटे, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उस साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का नाम यहाँ पे क्यों दिया, ताकि आपका सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाए,
कि भाई आपने पहले इनके साइड्स को नाम दे दिया कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। अब यहाँ पे क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे आपने इनको इस तरह से नाम देना यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि बेस के लिए, क्योंकि ए एक्स जो है वो आपके आप देख सकते हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ए एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, और डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल, ए एक्स कहाँ आ रहा है बेटा, बेस में। ए एक्स किस में आ रहा है, बेस में। और बेस के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, बेस के लिए हमेशा कॉस थीटा का रिलेशन यूज़ करते हैं। 3 रिलेशन है, कॉस, साइन और टेन। बेस के लिए हमेशा जो है वो कॉस का रिलेशन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए हमेशा जो है वो साइन का रिलेशन यूज़ करेंगे, और अगर कोई आपको एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करनी हो, एंगल फाइंड करना हो, उसके लिए हम बेसिकली टेन का रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं, टेन थीटा का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब ए एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हम कॉस का रिलेशन यूज़ करेंगे कि कॉस थीटा बराबर है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है बेटे। तो कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस जो है ए एक्स जो है वो किस में आ रही है बेटा, बेस। तो इस वजह से जो है हमने कॉस का रिलेशन जो है वो यूज़ किया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और ए एक्स का रिलेशन जो है फाइंड कर लेंगे, ए एक्स का मैग्नीट्यूड जो है फाइंड कर लेंगे। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर एरोहेड नहीं लगाया, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे इसका क्या करना है, फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का रिलेशन। अब वैल्यूज अगर हम पुट करें तो कॉस थीटा बेटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और बेस के लिए, बेस की जगह बेस की वैल्यू आ जाएगी, बेस के यहाँ पे बेटा ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या है, ए वाई, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। ए एक्स का रिलेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वाई डिवाइड हो रहा है, तो उसी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए वाई को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई कॉस थीटा, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है, ठीक है बेटे। तो कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपके पास ए एक्स, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बेटे आपके पास ए। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने पुट कर दी ए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखा नहीं था कि क्या है, ए वाई तो परपेंडिकुलर में, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे आपके पास ए। तो बेस की जगह बेस की वैल्यू ए एक्स आपने पुट कर दी, और हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी ए। अब ए नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिलेशन को पलट के लिख देंगे। जब ए उधर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए कॉस थीटा, और रिलेशन को अगर डायरेक्ट फाइनल आंसर में लिख दें पलट के कि ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा के, ठीक है बेटे। तो क्या करा, ए नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ए कॉस थीटा राइट साइड पे क्या बचा, ए एक्स, रिलेशन को पलट के लिख दिया कि ए एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे आपके पास, ए वाई, इसका मतलब ए वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम, हेडिंग डाल देंगे मैग्नीट्यूड of vertical component। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट मींस ए वाई, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे आपके पास बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है, ए वाई कहलाता है। ए वाई जो है वो किस में, परपेंडिकुलर में। और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हैं बेटा, साइन थीटा का, कि साइन थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, तो ए वाई का भी रिलेशन आ जाएगा। तो साइन थीटा एज इट इज रहेगा। तो बेटे परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या है, ए। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ए परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा, ए। फिर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी रिलेशन को जो है वो पलट के लिख लेंगे, और आपके पास फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, सही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ज़रा देखिएगा
कि ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए वाई किसके बराबर आ गया? ए साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ए वाई बराबर आ गया ए साइन थीटा, और ये आपने जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। जब वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया तो अब क्या करने जाएंगे, इसके बाद हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका रिलेशन जो है वो क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या है बेटे यहाँ पे आपके पास आर, कैपिटल आर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रिजल्टेंट कहाँ है बेटे? हाइपोटेन्यूज में। तो अब रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज में तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम फाइंड करेंगे किसका? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज में आप देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या है? ए। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह जो है वो आप लिख देंगे ए, और बेस जो है वो आपके पास क्या है? ए एक्स, बेस की जगह ए एक्स आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की जगह ए वाई, सब पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर सब पे जो है वो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पे ए से हटाना है, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यहाँ पे एक्चुअली रिजल्टेंट आपके पास क्या है? ए। रिजल्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या है? ए, तो इस वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट भी हम ए लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है उसकी जगह आ गया ए स्क्वायर स्क्वायर, बेस की जगह ए एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर दिया? ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब सब पे स्क्वायर आ रहा है तो आपको किसका रिलेशन चाहिए? ए का। ए स्क्वायर का तो नहीं चाहिए। जब ए स्क्वायर का नहीं चाहिए, ए का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है। जब स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों साइड पे रूट ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे वर्डिंग लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जो है वो रूट आप जो है वो अप्लाई कर देंगे। मीन्स ए के स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे? कैंसिल। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये आपने फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन भी जो है वो यहाँ पे आपने ड्राइव कर लिया कि ए बराबर है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के। ये आपके पास क्या आ गया? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका अगर आपको रिलेशन ड्राइव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम एंगल या डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा टेन थीटा का रिलेशन यूज़ करते हैं। तो पहले अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा अब क्योंकि एंगल का रिलेशन ड्राइव करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फ्रॉम एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये रिलेशन जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं? ड्राइव करने जा रहे हैं। मीन्स थीटा का रिलेशन जो है वो यहाँ पे आप ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब थीटा का रिलेशन की बात आ रही है तो उसके लिए एंगल के लिए कौन सा रिलेशन मैंने बताया था, कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं टेन थीटा का रिलेशन, ठीक है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस के। टेन थीटा किसके बराबर है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और एंगल का मतलब थीटा का रिलेशन आ जाएगा। टेन थीटा बेटे एज इट इज़ रहेगा, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास ए वाई और बेस की जगह क्या है ए एक्स, दोनों वेक्टर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो है वैल्यूज़ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ए वाई और बेस की जगह बेस की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, एंगल का रिलेशन चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू आ रही है ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा का रिलेशन चाहिए। तो टेन यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो अब डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय टेन को दूसरी तरफ भेज के जो है वो अब यहाँ पे पार्ट इसकी पॉजिटिव है ना, दूसरी तरफ भेज के इसको इन्वर्स करा देंगे। तो थीटा का रिलेशन मतलब एंगल का रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेन को उधर भेजूँ तो यहाँ पे आपके पास थीटा का रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ कि थीटा की वैल्यू कि टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा बेटा, टेन को उधर ले जाके डिवाइड करें फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लेके आए या डायरेक्ट उसको जो है उधर भेज दें। तो टेन उधर जाके इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स, और वैल्यू क्या लिखी थी पहले से ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है बेटे। और ये अपने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है वो उसका रिलेशन या एंगल का रिलेशन, किसका एंगल का? रिजल्टेंट के एंगल का रिलेशन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो आपने उसका रिलेशन फाइंड कर लिया। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। पेपर में सवाल जो है वो आपके पास 4 नंबर का आ सकता है कि चारों रिलेशन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट और एंगल का रिलेशन जो है वो आपके पास फाइंड करने के लिए आ जाता है। और दूसरा ये कि इसका न्यूमेरिकल जो है पेपर में जो है इससे ज़्यादा, इस टॉपिक से ज़्यादा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कि भाई बता दिया कि भाई एक फोर्स लग रही है किसी भी जो है वो डायरेक्शन में और उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है वो इतना बन रहा है। अब ये बताएं कि हॉरिजॉन्टल और वेक्टर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दे दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दे दिए, बोला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे के एग्जामिनर जो है वो आपसे एंगल का रिलेशन भी जो है पूछ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके पास आया हुआ है जिसके जो है वो आपके पास 4 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी वो हैं जो 3 जो रिमेनिंग है वो आप लोगों ने करने हैं। वो कौन सा न्यूमेरिकल है? बुक खोलिएगा, बुक में ज़रा देखें पेज नंबर 51 में न्यूमेरिकल नंबर 2.11, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2.11 पेपर में भी आई हुई है, पास पेपर में भी, ठीक है। उसमें आपके पास ज़रा देखिएगा पेज नंबर 51 न्यूमेरिकल नंबर 2.11 क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए विच इज़ 15 यूनिट्स लॉन्ग, ठीक है बेटे। तो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए जो है फाइंड करें और वेक्टर ए जो है वो 15 यूनिट्स लॉन्ग है। तो बेटे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है? ए एक्स और ए वाई। इसका मतलब ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है और वेक्टर ए गिवन है 15 यूनिट्स लॉन्ग, ठीक है बेटे। फिर आगे क्या कह रहा है कि व्हेन इट फॉर्म एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 50 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और आगे जो है आपके पास 130 और 210 ये और फिर 310, ये आपके पास 5 एंगल्स जो हैं वो गिवन है। अब ये 5 एंगल्स गिवन है, इन एंगल्स के रिस्पेक्टिव से आपने जो है वो क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है और हर एंगल के से अलग अलग पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। वेक्टर ए वही रहेगा 15 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन जो है वो पहले पार्ट में एंगल जो गिवन है वो लेंगे, दूसरे पार्ट में जो एंगल गिवन है वो लेंगे, वेक्टर ए वही रखेंगे 15 यूनिट्स, ठीक है। बस एंगल चेंज करते रहेंगे और आपने जो है वो चारों पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटे। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले ज़रा देख लीजिएगा। पहले हम उसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका डाटा, और फिर जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ए एक्स और ए वाई आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फाइंड करने, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के रिलेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिलेशन है और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे और न्यूमेरिकल 2.11 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है, पेज नंबर 51
उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए विच इज़ 15 यूनिट्स लॉन्ग व्हेन इट फॉर्म एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो हमने अभी बात की, ठीक है। 50 डिग्री, 130, 230 और 310, ये आपके पास जो है वो 4 एंगल जो है वो गिवन है। इसका मतलब आपने जो है वो क्या करना है, अलग अलग करके 4 पार्ट्स में न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ जिसके अंदर 50 डिग्री का हम एंगल लेंगे, उसके बाद 130 है, फिर आपके पास जो है 230 है, फिर 310, ये आपके पास एंगल्स हैं। वो आपने वो एंगल फिर बाद में पुट करके उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटे। तो हम पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। 2.11 पेज नंबर 51 कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फाइंड करें, जबकि आपके पास एक वेक्टर ए गिवन है जो कि 15 यूनिट्स लॉन्ग है, ठीक है बेटे। तो उसकी डायग्राम बना लेते हैं। वेक्टर ए जो है वो बता दिया कि भाई वेक्टर ए जो है वो 15 यूनिट्स लॉन्ग है, ठीक है भाई। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 15 यूनिट्स, और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल पार्ट 1 की बात हो रही है, तो एंगल कितना है बेटे, 50 डिग्री। तो हम 2.11 पेज नंबर 51 पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एंगल कितना लेना है, 50 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि भाई क्या करो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास ए एक्स फाइंड करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट ए जो है वाई आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इनके क्योंकि वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपने जो है वो इनके मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली फाइंड करने होंगे, सही है। और ये उनके मैग्नीट्यूड का ही जो है वो आपके पास रिलेशन है दोनों, ठीक है। ये आपने मैग्नीट्यूड के ही रिलेशन जो है वो निकाले हुए, कैलकुलेट किए हुए। तो अब पहले हम बनाएंगे डाटा और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। वेक्टर ए आपके पास उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 15 यूनिट्स, एंगल जो है वो आपके पास गिवन है 50 डिग्री, और बेटे फाइंड क्या करना है, ए एक्स और ए वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स फाइंड करने, मींस ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है, ठीक है बेटे। डाटा के बाद सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे, और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है और ए वाई फाइंड करना है। ए एक्स के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ए एक्स के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे ए कॉस थीटा, ए एक्स के लिए फॉर्मूला ए कॉस थीटा, और ए वाई के लिए ए वाई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए साइन थीटा, ठीक है। ए वाई के लिए कौन सा रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए वाई के मैग्नीट्यूड के लिए ए साइन थीटा। बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कि ए एक्स इक्वल्स टू ए की जगह क्या आ जाएगा 15, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 50 डिग्री। इसी तरह ए वाई इक्वल्स टू ए की जगह आ जाएगा 15 साइन, और थीटा की जगह आ जाएगा 50 डिग्री। बस इनको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू सूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस यूनिट जो है यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए का यूनिट ही है, तो यहाँ पे भी आप ए एक्स और ए वाई का जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट ही एंड में लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 15 को cos 50 से और 15 को sin 50 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को अगर हम cos 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9.64 जो है वो आंसर आ जाएगा, 9.64, और आगे क्या लगा देंगे, यूनिट्स, 9.64 यूनिट्स। ये आपके पास किसका आंसर आ गया, ए एक्स का। इसी तरह ए वाई की कैलकुलेशन करनी है, तो ए वाई में 15 को sin 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 को जब sin 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11.49, ठीक है बेटे। तो ए वाई का आंसर आ जाएगा 11.49 यूनिट्स, ठीक है। ये आपने किसकी कैलकुलेशन कर ली, ए वाई की, ठीक है। और यहाँ तक आके पहला पार्ट जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया 2.11 का। इसी तरह आपने क्या करना है, बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करना है। करना क्या होगा कि इसी तरह से डायग्राम बनेगी,
बस एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है, तो आपने क्या करना है, एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है, बस आपने एंगल चेंज करना है। यहाँ पे 130 रख देंगे, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल वही होगी, बस एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल 210 रख के कैलकुलेशन कर लें, फिर इसी तरह 310 रख के जो है कैलकुलेशन कर लें, या 230 या थर्ड पार्ट में। तो एंगल की चेंज, बस एंगल का डिफरेंस है, एंगल चेंज करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो बस यहाँ पे आके जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल भी हमने इसका सॉल्व कर लिया और एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी जो है वो रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्लास को यहाँ पे हम एंड करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है वो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो, आप लोगों को सबसे पहले जो है वो पता लगे कि भाई आप लोगों का लेक्चर अपलोड हो गया है। और जो है वो अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी दोस्तों में और जितने भी आपसे लिंक में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है वो शेयर करें, ताकि जो है वो जिस तरह से आप लोगों की स्टडीज़ चल रही है उनकी भी जो है प्रॉपर स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।